खान सर ने बस देश के मुद्दों पर असली बात ही क्या कर दी। यूट्यूब के 3 सबसे बड़े गोदी दलाल लाइन में लग गए। एक ने बोला खान सर जिहादी हैं कि इजराइल ने कसाब को आतंकी नहीं माना तो हम हमास को नहीं मानेंगे। ये तो लॉजिक है भाई साहब इनका जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे जिहादी बेसिक्स के साथ बच्चों को पढ़ाओगे तो। दूसरे ने बोला फॉरेन पॉलिसी पर बोले तो देश के खिलाफ हो गए। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे थे खान सर। इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो तालिबान के आने के बावजूद भी और स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट तालिबान ने तो इंडिया की तारीफ की और यहाँ तक बोला है कि हम अफगान टेरिटरी को इंडिया के खिलाफ आतंकी अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया। इस गोचू ने तो खान सर जैसे टीचर्स की कोचिंग को ही देश की जीडीपी का कैंसर घोषित कर दिया। लाखों लोगों को ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, उससे इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन यूथ और उन सब का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, देश का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, ये कभी नहीं बताते। और रीजन खान सर ने वो बोल दिया जो कि इनकी गोदी सरकार भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। आज की इस वीडियो में इन तीनों का हिसाब होगा। शुरू करते श्याम शर्मा उजड़ा चमन से और फिर ऋषभ के जीडीपी वाले घिसे पिटे ज्ञान की क्लास लगाएंगे और एंड में कालिया महाराज का डबल फेस एक्सपोज होगा विद प्रूफ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो उस टकले को पकड़ते जियोपॉलिटिक्स के ठेकेदार को, जो कि खान सर के फॉरेन पॉलिसी वाले फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर उल्टा उन्हीं को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया था। हमारा गणतंत्र दिवस का इनविटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया। तो भाई इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में हमने ईरान को कैसे खो दिया। जिन नेशंस पे खान सर ने क्रॉस किया है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं, क्योंकि याद रखिए यही ईरान है जिनके साथ हम चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं। न इंडिया कोई एंटी ईरान स्टेप्स लेता है, न ईरान नेसेसरीली इंडिया को एंटागनाइज करता है। कहाँ है फॉरेन पॉलिसी फेलियर। जहाँ तक हमें पता है ईरान और इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक है। और इस उजड़ा चमन का कहना कि चाबहार पोर्ट पर काम हो रहा है तो रिलेशन ठीक है। अरे इस उजड़ा चमन को कौन समझाए। फॉरेन पॉलिसी एक पोर्ट से नहीं चलती। चाबहार पर मिलकर काम कर लेना और देश के लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर रिलेशन इतने ही अच्छे होते तो क्या ये सब होता क्या। 2019 में इंडिया ने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से तेल लेना लगभग बंद ही कर दिया। जहां पहले 10% तेल ईरान से आता था वहां से एकदम कट ऑफ हो गया। 2020 में खुद ईरान ने इंडिया को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से हटा दिया, ये कहकर कि फंडिंग टाइम पर नहीं आई। और आज के हालात, इजराइल गाजा में सिविलियंस को बेरहमी से मारा जा रहा है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बच्चे तक सेफ नहीं हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इजराइल के सेल्फ डिफेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और उस वजह से ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। अब टकला भले ही व्हाट्सएप पर भगत बनकर एवरीथिंग इज फाइन बोलता रहे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पोर्ट और फोटो से नहीं चलता। तेल रोकना, रेलवे से हटा देना, गाजा में मासूमों की डेथ पर चुप रहना और इजराइल का पक्ष लेना, ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं। और खान सर ने बस उसी चीज को हाईलाइट किया था। तो जो बंदा बोल रहा है इंडिया ईरान रिलेशन ठीक ठाक है, वो मूर्ख या तो जियोपॉलिटिक्स समझता नहीं है या फिर जानबूझकर पब्लिक को चूना लगा रहा है। और ये चूना लगाने का सिलसिला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, श्रीलंका के केस में भी वही नौटंकी दोबारा करता है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। जहाँ तक श्रीलंका की बात है, पिछले 2-3 सालों में तो श्रीलंका और इंडिया काफी क्लोज आ गए हैं। जब से श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था कोविड के बाद और इंडिया ने एक बहुत बड़ा बेल पैकेज दिया। मोदी को हाल में ही श्रीलंका मित्र विभूषण का प्राइज मिला है। श्रीलंका का प्रेसिडेंट लिटरली ये बोल रहा है भारत के लिए। I reaffirmed Sri Lanka's stance that it will not permit its territory to be used in any manner inimical to the security of India as well as towards regional stability. तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गड़बड़ होते। और कितना प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए और पैंट उतार दे श्रीलंका का प्रेसिडेंट हमारे लिए। श्रीलंका का प्रेसिडेंट एक लाइन बोलता है कि हमारी जमीन इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होगी और उजड़ा चमन खुश हो जाता है जैसे कि गोल्ड मेडल मिल गया हो। अरे भाई ऐसा बोलना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। पाकिस्तान भी बोलता है कि हम शांति चाहते हैं, तो फिर उस पर भी भरोसा कर ले, पर ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो भी देख लो जरा। 2024 में चाइना का वर्शिप श्रीलंका आया, इंडिया ने मना किया, फिर भी उन्होंने अलो कर दिया और अब चाइना के साथ सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। लेकिन इस उजड़े चमन को इतनी खुशी हुई कि कहता है और क्या चाहिए,
श्रीलंका के प्रेसिडेंट पैंटी उतरवा ले। सुन टकले, जब देश की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है तो जुबान संभाल ले। ये यूट्यूब की नौटंकी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। और जो खान सर ने बोला था कि इंडिया की पकड़ कमजोर हो रही है, वो सब तेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं बोला, बल्कि रियल फैक्ट्स चेक करके बोला था। अब देखो तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुप के नाम पर कैसे श्याम शर्मा ने अपनी बेइज्जती करवा ली। पाकिस्तान की बात कर रहे थे खान सर। इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो तालिबान के आने के बावजूद भी और स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट तालिबान ने तो इंडिया की तारीफ की और यहाँ तक बोला है कि हम अफगान टेरिटरी को इंडिया के खिलाफ आतंकी अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इनफैक्ट तालिबान ही है जो इंडिया से भी ज्यादा पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहा है। तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान रेगुलरली पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करते रहते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास तो बोला जाता है कि भाई नो गो जोन्स बन गए हैं जिनको तालिबान कंट्रोल करता है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं कंट्रोल करती। और आप देख लीजिए कि फॉर्मर अमेरिकन CIA की ऑफिसर क्या कह रही है कि इंडिया और तालिबान कैसे काम कर रहे हैं। But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. ये सिग्निफिकेंट नहीं है? वाह भाई, तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुप की तारीफ सुनकर तू जश्न मना रहा है और ऊपर से CIA ऑफिसर का क्लिप चलाता है जिसमें वो कहती है कि इंडिया और तालिबान मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। अरे बेवकूफ, ये तारीफ वाली बात नहीं है। ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तालिबान के साथ दोस्ती दिखाना ताकत नहीं बल्कि अपने आप में एक डिप्लोमेटिक रिस्क है। और टकले की सबसे बड़ी कॉमेडी तो अभी बाकी है। अबे तू जिनका नाम स्क्रीन पर दिखा रहा है सोन रेयान, वो एक लड़का है, एक फॉर्मर नेवी सील और एक एक्स CIA कॉन्ट्रैक्टर। सोन रेयान शो नाम का पॉडकास्ट चलाता है और जिसकी क्लिप तू दिखा रहा था वो थी सरा अडाम्स, जो कि CIA ऑफिसर, जो कि उसके पॉडकास्ट पर आई थी। अबे टकले दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स पर कमेंट्री कर रहा है और वीडियो में नाम सही से लिख नहीं पाया, लड़की को लड़के का नाम दे दिया। और इस मूर्खता के बाद भी टकले का ओवर कॉन्फिडेंस देखो। अब भूटान की डिप्लोमेसी को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से समझा रहा है। जब डोकलाम हुआ था उसमें जब भूटान की भारत ने मदद की थी, उसके बाद से भूटान और भारत के बीच में रिलेशनशिप और क्लोज हुई है। भूटानीज PM देखिए मोदी को क्या बोल रहा है। उसने तो यहाँ तक बोल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में उनको बोधिसत्व का मैनिफेस्टेशन दिखता है। शी जिनपिंग के बारे में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भूटान में आने वाले सालों में। भूटान का जो राजा है बेसिकली इंडिया में रहता है, साल में कम से कम 10 बार इंडिया विजिट करता है, मोदी से मिलने के लिए आता है। कितनी क्लोजनेस चाहिए, क्या क्लोजनेस चाहिए और आपको? इनफैक्ट भूटान और मोदी की इतनी क्लोजनेस हो रखी है कि मोदी के दुश्मन भी नाराज हो रखे हैं इस बात से। अब क्या बोले, मतलब क्या चाहिए खान सर को कि ये लीडर्स करें? अपनी बेटी मोदी जी के हरम में डाल दे तभी मानेंगे क्या कि नहीं नहीं इन देशों के अच्छे रिलेशनशिप है? फिर अबे डिप्लोमेटिक तारीफ में तू इतना फूल गया, मोदी को बोधिसत्व बोला तो मतलब भूटान इंडिया में मिल गया। उजड़ा चमंजी लीडर लोग ऐसी फॉर्मल तारीफ करते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा वो तो देख जरा। अभी अभी भूटान ने चाइना के साथ बाउंड्री टॉक शुरू किए हैं और डोकलाम जहां पर चाइना और इंडिया की टक्कर हुई थी उस पर भूटान अब खुद कह रहा कि हम चाइना से समझौता करने को तैयार हैं। और तू कह रहा है कि भूटान इतना क्लोज हो गया कि फ्यूचर में इंडिया ज्वाइन कर लेगा। अरे भाई ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। और तूने आखिर में बोला बेटी मोदी जी के हरम में डाल दे। अबे टकले इतना घटिया और बेइज्जती भरा कमेंट। तू रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा था या फिर औरत की औकात गिरा के डिबेट जीतने निकला था? खान सर ने सिर्फ इतना बोला था कि कुछ देशों से डिस्टेंस बन रहा है और तू बावड़ा हो गया है। वैसे भी फैक्ट्स से बात करना तुझे नहीं आता। बिना मतलब फैमिली और बेटी को घसीट कर तू अपना लेवल ही गिरा रहा है। और वैसे भी जो ये फैक्ट्स चुराता है ये इसके खुद के फैक्ट्स नहीं होते बल्कि इसके जैसे एक और के फैक्ट्स चुरा के लाता है। ये तो दूसरों की वीडियो चोरी करके लाता है और फिर खुद यूट्यूब पर लेक्चर देता है कि जैसे कि खुद ने ही रिसर्च किया हो। अभी देख लो अंबेडकर पर खान सर की बातों का काउंटर दिखाता है। ये इसमें अलग क्षेत्र दलितों को दिया था, जिस तरह 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था उस तरह दलितों को दिया था। भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलग क्षेत्र नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए। मैं दलितों को अलग नहीं बल्कि उत्थान करना चाहता हूँ, उन्हें अलग करने नहीं चाहता। खान सर के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने शेड्यूल कास्ट को अलग एरिया देने का ऑफर किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने देश प्रेम की वजह से इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी। लेकिन ये स्टेटमेंट भी थोड़ा
थोड़ा सा मिसलीडिंग है। क्योंकि ब्रिटिश सर्कल्स में डॉक्टर अंबेडकर का इन्फ्लुएंस था। इसी वजह से 1930 में ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर को इनवाइट भी किया गया था और इस स्टेज के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने खुद सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद ऑटोनोमस टेरिटरी की डिमांड भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये कहा था, First of all, my contention was this, that for 5 years लेकिन ये फैक्ट्स भी किसी और की वीडियो से कॉपी पेस्ट किए होते हैं। श्याम शर्मा ने वो वीडियो देखी, कंटेंट उसमें से उठाया और मेरा रेफरेंस ही पूरा उड़ा दिया। उसको इसने क्रेडिट तक नहीं दिया, वो भी वैसे इसके जैसा अंधभक्त है। और उस यूट्यूबर ने इसकी पोल खोल दी और इसको गजब का धोया और अब ये कॉपी पेस्ट का पिटारा ही बंद कर देते हैं। चलते हैं अगले गोदी यूट्यूबर की तरफ जिसका कंफ्यूजन इतना गहरा है कि खान सर के एक सिंपल फैक्ट पे भी हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया ले आता है, लेकिन इस मूर्ख का लॉजिक फिर भी फेल हो जाता है। ऐसा इंसान जिसने इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी हो वो ऐसा क्यों बोलेगा? मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे क्यों बोलेगा, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। देखो जैसे बांग्लादेश में आज मोहम्मद यूनुस लीडर है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के, तो इलेक्शंस थोड़ी जीते हैं वो। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी और उस गवर्नमेंट का एक लीडर बनाया था आज़ादी से पहले, और उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो वही पीएम बनेगा। तो उस लीडर के बनने के लिए जो वोट हुए थे, इंटरनल वोट, उसमें 15 वोटों में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आए थे, लेकिन फिर भी उनको पीएम नहीं बनाया गया। ये है लड़ाई, ये है बहस जो चलती है, लेकिन मैं इसको भी नहीं कर रहा, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मतलब फिलहाल के लिए नहीं मान रहा। अरे गोचू, खान सर ने सिर्फ इतना बोला था। जो लोग कहते हैं कि पटेल को 1951 के इलेक्शन में पीएम बनाना चाहिए था, तो उनसे ये सवाल करो कि बंदा तो 1950 में ही गुजर गया था, तो 1951 के इलेक्शन में खड़ा कैसे होता? बस इतनी सी सिंपल बात समझ में नहीं आई तुझे और उल्टा तू लेक्चर देने लगा। इंटरिम गवर्नमेंट थी, पटेल को 12 इंटरनल वोट मिले थे, ब्रिटिशर्स ने पीएम डिसाइड कर लिया था, और ये सब कुछ कहने के बाद एंड में कहता है कि ये तो बस एक बेसिक सी बात थी, मैं तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता। फिर भी खान सर को घुमा के गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। खान सर ने तो कोई गलत बात नहीं बोली, ना ही पटेल के अगेंस्ट बोला और ना ही नेहरू के फेवर में बोला, सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन उठाया था। लेकिन तेरे जैसे लोगों का क्या, जिनमें दिमाग ही नहीं, बात को ट्विस्ट करते हैं और कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं और फिर उल्टा बोलते खान सर को बेसिक नहीं आती। अरे तू पागल है क्या? बेसिक तुझे नहीं आती, पहले होमवर्क कर और फिर खान सर जैसे लोगों पर उंगली उठाना। पर क्या ही करें, लॉजिक कम और एजेंडा ज्यादा हो तो इनको हर सिंपल बात चुभने लगती है। अब ये बंदा खान सर के एक एजुकेशन सिस्टम वाले स्टेटमेंट को उठाता है और सीधा कोचिंग इंडस्ट्री को ही जीडीपी का विलेन बना देता है। खान सर का एक इंटरव्यू भी था जिसमें वो राज शमानी के साथ पॉडकास्ट था और उसमें वो बता रहे थे कि चाइना जो है वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया। वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। वो कभी ये नहीं बोलते कि उनका खुद का जो ये एम्पायर है, यूपीएससी की तैयारी कराने वाला एम्पायर है, और उसके अलावा बाकी गवर्नमेंट जॉब्स को तैयारी कराने वाला एम्पायर है, जिसमें यूपीएससी में कितनी ही सीटें होती हैं, मैक्स टू मैक्स 1000, मैक्स टू मैक्स 1200, उससे ज़्यादा सीटें तो नहीं होती, 700, 800, 900, 1000, 1200 यही सीटें होती हैं। लाखों लोगों को ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, उससे इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन यूथ और उन सब का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, देश का कितना गंदा वाला नुकसान होता है। इसके दिमाग को देखो, खान सर ने चाइना के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ ही क्या कर दी, तो भाई साहब ने सीधा ही कोचिंग इंडस्ट्री पर मोरल लेक्चर देना शुरू कर दिया। ये कहता खान सर जैसे टीचर्स यूपीएससी कोचिंग का बहुत बड़ा एम्पायर चला रहे हैं और उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये जीडीपी का नुकसान करता है। अरे गधे, जीडीपी का एनालाइज तू करेगा क्या? जो कोचिंग लाखों बच्चों के लिए एक लास्ट उम्मीद है, उस पर तू ब्लेम डाल रहा है। तुझे लगता है कोचिंग इंडस्ट्री समस्या है? नहीं भाई, समस्या तो सिस्टम है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का हालात देखो कि बच्चों को कुछ न कुछ सीखने के लिए कोचिंग जाना पड़ता है, और खान सर ने इसी ट्रूथ को बोला तो तेरे बैक में लाल मिर्च लग गई। और सबसे फनी बात, जो बंदा कोचिंग सिस्टम पर बोलता है उसके यूट्यूब व्यूज भी कोचिंग स्टूडेंट्स की वजह से आते हैं जो कोचिंग कर रहे हैं। उल्टा अब उन्हीं को ये बोल रहा कि तुम लोग कोचिंग जाकर नुकसान कर रहे हो देश का। अरे जिसकी वजह से तेरा चैनल चल रहा है उसी को तू दोषी बता रहा है। रियलिटी ये है ऋषभ, अगर कोचिंग नहीं होती तो सिस्टम और भी ज्यादा बर्बाद होता, और खान सर जैसे लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स की लाइफ चेंज कर दी और तुझे जीडीपी की पड़ी है। देश का नुकसान तो तब होता जब तेरे जैसे लोग यूट्यूब पर आकर आंख बेक्ड लॉजिक घुमाते हैं, और बात यही खत्म नहीं होती। अब बात आती है तीसरे दलाल पर, AKTK उर्फ कणिया। एक तरफ लॉजिक का ब्लैकआउट और दूसरी तरफ अंधभक्ति का परमानेंट चश्मा। एक तो इसको दिखता ही कम है और ऊपर से अंधभक्ति वाला चश्मा पहन लिया, तो अब इसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब इसने खान सर के अगेंस्ट वीडियो बना दिया,
सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि खान सर ने देश के इश्यूज पर बात कर ली, खान सर ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर लिया और सिर्फ इतनी सी बात इनको चुभ गई और खान सर के अगेंस्ट वीडियो बना डाली। और इसी सेम वीडियो में ना खान सर धीरे से गियर बदलकर नॉर्मल आदमी से कट्टर आदमी के लैंग्वेज पर आ जाते हैं, ये बताते हुए कि इजराइल पहले अटैक करता है, हमास तो सीधा साधा बच्चा है। तो क्या करता है, इन लोग पे इसे किसी कमांडर को मार देगा गोली, ताकि ये लोग हमला करें। और जैसे ये लोग हमला करते हैं पूरी दुनिया को दिखाता है इजराइल कि देखिए हमास ने मारा, और बदले में इजराइल हमास को पूरी तरह तबाह कर देता है। फिलिस्तीन जो अभी छोटे मोटे कहीं दुबक के रह रहे हैं लोग, उन लोग के ऊपर बम गिरा देता है और आए दिन मारते रहता है। भाई साहब स्पीड से तो हमास का साथ देने में खान सर ईरान को भी फेल कर देंगे। चलो रिसेंट जो खान सर ने कहा ना, पहले उसका लॉजिक समझते हैं कि इजराइल ने कसाब को आतंकी नहीं माना तो हम हमास को नहीं मानेंगे। ये तो लॉजिक है भाई साहब इनका जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे जिहादी बेसिक्स के साथ बच्चों को पढ़ाओगे तो कैंपस प्लेसमेंट जो है वो आईएसआई और हमास जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज में ही होगा। लेकिन हैरानी की ये बात है दोस्तों, इस दोगले इंसान के डबल फेसिस हैं, क्योंकि 3 महीने पहले यही बंदा खान सर के सपोर्ट में वीडियो बना रहा था। ऐसा क्यों है? क्योंकि खान सर जो है ना हमेशा से प्रो इंडिया रहे हैं और बहुत ही नेशनलिस्टिक रहे हैं, साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद और रेडिकल मुसलमानों के खिलाफ भी वोकल रहे हैं और कई इश्यूज पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। जो रेडिकल मुसलमान होता है ना, उसको पंचर वाला कहने की प्रथा भी उन्होंने ही शुरू की। देखिए इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साट ये रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। और कह रहा था कि खान सर अपनी बिरादरी वाले लोगों का मजाक बनाते हैं और इसीलिए खान सर की बिरादरी वाले लोग उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। देखा कैसे उस टाइम खान सर को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही खान सर ने देश के असली मुद्दों पर बात की तो ये गोदी भगत खान सर के अगेंस्ट वीडियो बनाकर खान सर को जिहादी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खान सर को रेडिकल तक बोल दिया और यहाँ तक कि ये कह दिया कि अगर जिहादी बेसिक्स के साथ बच्चों को पढ़ाओगे तो फ्यूचर में हमास के MNSC में उनकी प्लेसमेंट होगी। ऐसे जिहादी बेसिक्स के साथ बच्चों को पढ़ाओगे तो कैंपस प्लेसमेंट जो है वो ISI और हमास जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज में ही होगा। और अरे कणिए, शकल तो अच्छी नहीं है, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले। अगर तुझे थोड़ी सी भी अकल होती तो तू जरूर सोचता कि खान सर के मैन चैनल पर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी टीम वाले चैनल पर खान सर की 1500 से 4000 तक वीडियोज हैं और ऑफलाइन में भी हजारों बच्चों ने उनसे कुछ न कुछ सीखा है। ऑनलाइन भी लाखों स्टूडेंट्स को खान सर ने पढ़ाया है। तो तू एक बच्चे का नाम बता दे जिसने खान सर से पढ़कर ISI या फिर हमास ज्वाइन किया हो। असली बात तो ये है, तुम सिर्फ एक पार्टी की चमचागिरी में इतने गिर चुके हो कि देश के फेमस टीचर को भी गद्दार बोलने लगे। जब तक खान सर प्यार में अपनी बिरादरी के लोगों पर हंसी मजाक में कुछ बोलते थे तब तक तो तुम्हें वो बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन जैसे ही खान सर ने गवर्नमेंट पर सवाल किया तो तुम्हें वो देशद्रोही लगने लगे। यही तो है गोदी यूट्यूबर्स का असली चेहरा, जो भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है उसको ये देशद्रोही बना देते हैं। तो ये थे 3 सबसे बड़े गोदी यूट्यूबर्स जो कि एक टीचर को नहीं बल्कि सिस्टम को मिरर दिखाने वाले को ही अपना दुश्मन बना बैठे। खान सर ने सिर्फ सच बोला था और इन तीनों गोदी यूट्यूबर्स ने लाइन में लगकर उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। श्याम शर्मा व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पर जियोपॉलिटिक्स सिखाता है, ऋषभ कोचिंग को GDP का कैंसर बोलता है और ये कहानियां देश के एक टीचर को जिहादी बोलता है। कल तक जो खान सर को सपोर्ट कर रहा था आज उनको जिहादी बोलता है। पर इतना समझ लो, खान सर जैसे लोग सिस्टम पर सवाल उठाना सिखाते हैं और तुम्हारे जैसे लोग सिस्टम पर सवाल उठाने से डरते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि यूट्यूब पर झूठ का बिजनेस बंद हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो वी स्टैंड विद खान सर। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सोच के बोलो और समझ के लिखो और किसी दलाल के जाल में मत फंसो। जय हिंद।